हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो मेनली क्लास 12 जैक बोर्ड, जो जैक बोर्ड के हमारे बच्चे हैं जो अभी 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम शायद मई जून में है, ठीक है ना। उनके लिए आज का क्लास स्पेशली है। आप सभी से अनुरोध होगा कि प्लीज़ आप लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं उसे सीरियसली लीजिए, उस पर काम कीजिए। एक प्रॉपर कॉपी खोलिए, सभी विषयों के लिए अलग अलग 5 मॉडल सेट जैक आपके लिए अपलोड करेगा अपने वेबसाइट पर। अभी तक 2 मॉडल सेट आ गए हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वेबसाइट पर, 5 मॉडल सेट टोटल आएंगे। मेनली आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के लिए मॉडल सेट तैयार किया गया है जैक की तरफ से। आपको क्या करना है कि अपने रेस्पेक्टिव विषय के अनुसार कॉपी ओपन करना है, और कॉपी ओपन करने के बाद उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उनमें लिखने हैं। लिखना ही केवल नहीं, लिखते समय उनको समझना है, दिमाग में रखने की कोशिश करना है। उन क्वेश्चंस पर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, उस पैटर्न पर प्रैक्टिस हमारा अच्छा होना चाहिए। तो आज का टोटल जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड से जो क्लास 12 12वीं की एग्ज़ाम बच्चे दे रहे हैं, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैं इन सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको गाइड करूंगा। आज के क्लास में हम फिजिक्स का पेपर लेकर के आए हैं जो मॉडल 1 है। मॉडल 1 में टोटल जो ग्रुप्स हैं, टोटल आपको 5 ग्रुप में मिलेगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई, टोटल 5 ग्रुप होंगे। फर्स्ट ग्रुप जो होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा, जो मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट ग्रुप आप लोग का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, 1 मार्क क्वेश्चन फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट 1 मार्क्स और यू विल रिगार्डेड एज 1 मार्क्स, आपको 1 नंबर दिया जाएगा। सेकेंड पार्ट जो है बी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जो सेकेंड पार्ट होगा, इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 7 क्वेश्चन। इसमें जो है आपको 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 20, इसमें 7 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर, यहां भी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर। तो टोटल मार्क्स यहां पे देखिए 20 प्लस यहां पे बना 7। ग्रुप नंबर सी में जो है आपको 7, हाँ सी में 7 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन VSA टाइप दिए रहेंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। ये VSA वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, छोटे आंसर आपको इनमें लिखने हैं। और इनके कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? 2-2 नंबर की 7 क्वेश्चन इनके भी रहेंगे। और ईच क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 2 मार्क्स मिलने वाले, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा। तो 7 2 जा कितना? 14 मार्क्स यहां से आ जाएगा। जो डी सेक्शन हम लोग का है वह 5 क्वेश्चन आपको देंगे शॉर्ट आंसर टाइप। ये वेरी शॉर्ट आंसर है और ये शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर के कितने दिए क्वेश्चन दिए जाएंगे? हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा, तो 15 मार्क्स यहां पे हो जाएगा। जो हमारा लास्ट सेक्शन है ई, आप कह सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप जो है LAT कह सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे इसके, और हर एक क्वेश्चन के 7 मार्क्स, तो 14 मार्क्स यहां से आ जाएगा। आप ऐड करके देखिए कितना आ जाएगा? 5 4 9 9 और 4 13, 13 और 7 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7, टोटल 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। 70 नंबर का एग्जाम जो होगा, कुछ सिलेबस डिलीट भी किए गए हैं। आप लोग से अनुरोध होगा कि जिन सिलेबस को रखा गया है उन सिलेबस को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मार्केट में जो गेस आए हैं उन गेस के पीछे आप लोग ज़्यादा मत भागा दौड़ी कीजिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो 5 मॉडल क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी में, बाकी कॉमर्स और आर्ट्स में भी अगर अपलोड किए जा रहे हैं, तो उनके रेस्पेक्टिव विषय में आप इन 5 क्वेश्चंस बैंक को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मतलब गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स, बेस्ट मार्क्स भी कह सकते हैं, आप स्कोर कर सकते हैं। हाँ, इस बार आपको जो करना है इन दोनों को टारगेट करना है। ये देखिए, ये 27 नंबर आपको दे करके आएंगे। कितने नंबर? 27 नंबर। इनको टारगेट कीजिए, ऑब्जेक्टिव को टारगेट कीजिए और फिल इन द ब्लैंक 7 नंबर की, ये उतना, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को ज्यादा टारगेट आपको करना है। 20 नंबर आपका सीधा आता है सर तो करेक्ट, और नहीं आता है तो सीधे गलत। ऑब्जेक्टिव हमेशा टफ होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हमेशा क्या होता है? टफ। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है देन यू विल गेट द मार्क्स, और अगर नहीं आता है तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स। इन सब्जेक्टिव अगर आप कुछ लिखते हैं, अप्रोच भी 20 तक भी जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है?
दया दृष्टि दिखाता है आपके ऊपर या कुछ और करके आपको मार्क्स देने का काम करता है। तो प्लीज जहां से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहा है, जिस बुक से भी मिल रहा है, मार्केट में भी अगर किसी दोस्त ने आपका गेस खरीदा है तो सर सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फोटो लीजिए, क्लिक कीजिए और उन क्वेश्चंस का आंसर दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चंस टाइम सेविंग क्वेश्चन है, टाइम तो उतना ही मिलना है 3 घंटा, टाइम 3 घंटा मिल रहा है। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये सब टाइम सेविंग क्वेश्चंस हैं। आता है तो आता है सर, नहीं आता है तो नहीं आता है, सीधा ऐसा वाला मामला है। ठीक है, मन लगा कर पढ़ाई करना है, सब विषयों के लिए अलग कॉपी खोलिए और काम कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली लिखिए जिस तरीके से आप बोर्ड में लिखेंगे। आज के क्लास में जो हम लोग देखने चल रहे हैं जैक बोर्ड 10th का फिजिक्स के क्वेश्चन का, फिजिक्स का सारा तो एक क्लास में नहीं हो पाएगा हम लोग का, कुछ जो है आज के क्लास में किसका हम लोग देखने चलेंगे, फिजिक्स का। ठीक है ना, फिजिक्स के पेपर पर आज के क्लास में हम लोग काम करेंगे। तो देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स का पेपर, मन लगा करके सुनिएगा और दिमाग में रखिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, प्लीज सब लोग क्वेश्चन का जेरोक्स कॉपी निकलवा लीजिए, मोबाइल से पढ़ाई नहीं होता है बॉस बहुत ज्यादा। ठीक है, मोबाइल में पीडीएफ देख रहे हैं और काम कर रहे हैं, हम लोग को एग्जाम लिखना है, एग्जाम लिखना है, सुनाई दे रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, एग्जाम लिखना है, लिखना है वहां पे, वहां पढ़ना नहीं है, पेन उठाना होगा, पेन उठा करके काम करना होगा। बहुत सारे बच्चों का एकदम आदत है अभी लास्ट के समय में, एग्जाम के समय में उनकी पढ़ाई कैसी होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी चल रहा है उनका, देखने में लगेगा कि दिन और रात पढ़ाई में लगा दिए हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप लोग लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपके पास रिप्रेजेंटिंग स्किल है कि नहीं, आप बढ़िया से चीजों को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसी क्वेश्चन का प्रॉपर्ली आप आंसर दे रहे हो कि नहीं, कि कहीं और का आंसर कहीं और रख रहे हो। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, अपने नोट्स को, अपने बुक को ऑफ करना है, फिर उस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना है। एग्जाम में हम लोग को लिखना है, घर पे नहीं लिखेंगे तो वहां नहीं लिखाएगा। बार बार मैं स्टूडेंट को बोलता हूं इस चीज पर, लिखने पर जोर देता हूं, आपको लिखना चाहिए अभी के टाइम में। क्लास 10th जिनको बोर्ड देना है, क्लास 12 बोर्ड देना है, लिखने की प्रैक्टिस हम लोग को करनी चाहिए। जितना हो सके अभी टाइम पे आप लिखिए, जितना हो सके आप लिखिए, नहीं लिखेंगे काम नहीं होगा। अगर हम सिपाहियों को, अपने आर्मी पर्सनल्स को बॉर्डर पर सिर्फ बता करके भेज दें कि गोली ऐसे चलाई जाती है, निशाना ऐसे साधा जाता है, उनकी प्रैक्टिस अगर न कराई जाए तो क्या होगा सीमा पर। या फिर सोचिए आपको एक मोटरसाइकिल चलानी है और आपको डिक्टेट कर दिया जाए हर एक चीज की, हैंडल इस तरीके से पकड़ना है, यहां से किक है, किक से स्टार्ट होगा इंजन, इंजन स्टार्ट करने के बाद क्लच पकड़ लेना है, क्लच पकड़ने के बाद गियर डालना है, उसमें गियर डालने के बाद फिर आपको क्या करना है कि धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है और एक्सीलरेटर को धीरे धीरे लेना है, आपकी मोटरसाइकिल आगे बढ़ने लगेगा और आप चलाने लगेगा। इतना सिंपल है ये, जितना लग रहा है उतना सिंपल है ये, मजाक थोड़ी चल रहा है हर जगह पे। आपको क्या करना होगा, अभी पेपर और पेन पर काम करने का समय है, जितना हो सके पेपर और पेन से काम कीजिए। और रिप्रेजेंटिंग स्किल देखिए कि अगर आप इन्विजिलेटर होते, आप कॉपी को चेक कर रहे होते, इवॉल्व कर रहे होते, तो कितना नंबर देते आप उस पर, आपकी कॉपी को कितना नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि आप नहीं होंगे वहां पे बोलने के लिए कि सर मैं यहां पे ऐसे लिख रहा था। आपकी कॉपी वहां पे बोलेगी, जो लोग कॉपी चेक करेंगे, तो हमारी कॉपी वहां पे अच्छे से बोलनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट वे ऑफ रीडिंग एट दिस टाइम क्या है, सिर्फ पढ़ना नहीं। बहुत लोग किताब लेकर के दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बस पढ़ाई चल रहा है, घर वालों को लग रहा है, सबको लग रहा है, पूरे मोहल्ले को लग रहा है कि ये लड़का पूरा मेहनती हो गया, एकदम पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी के टाइम पर काम कीजिए, हैंड राइटिंग सही रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनके आंसर्स लिखिए। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं एक क्लास आपको दूंगा सिर्फ उसके लिए, दैट इज मोटिवेशनल क्लास, ठीक है ना। अभी चलिए हम लोग फिजिक्स का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कह रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का यूनिट क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का यूनिट। अगर आपको पता होगा तो हमने पढ़ाया था E बराबर हम लोग जानते हैं सर F बाई कितना होता है Q, और एक और जानते हैं E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, विभव प्रवणता हिंदी में कहते हैं। और E बराबर F बाई Q इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से यूनिट क्या आने वाला है, यहां से जो यूनिट आएगा न्यूटन पर कूलम, और यहां से यूनिट आएगा वोल्ट पर मीटर। आप चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है न्यूटन पर मीटर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है न्यूटन पर मीटर, सेकेंड ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर, दूसरा ऑप्शन वोल्ट पर मीटर है, थर्ड ऑप्शन है डाइन पर सेंटीमीटर,
सॉरी हाँ डाइन कूलॉम पर मीटर, और थर्ड ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि क्या दिया हुआ है? वोल्ट पर मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। आवेशित गोलीय कवच है, एक खोल है हमारे पास। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, न कि फील्ड पूछ रहा है। दो चीजें होती थी गॉस में, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर ये कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है, ठीक है, कोई चार्ज स्फेरिकल सेल है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इनसाइड चार्ज स्फेरिकल सेल, ये चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर में फील्ड क्या होगा? तो जो चीजें आप लोग, हम एक बार सब आपको बता देते हैं। बाहर के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, अगर आप इसे क्यू चार्ज दिए हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अगर ये डिस्टेंस x है तो x स्क्वायर, सरफेस पर अगर ये रेडियस इसका r है तो E का जो वैल्यू था E इज इक्वल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r स्क्वायर, और अंदर में किसी पॉइंट पर जो E का वैल्यू होता था सर, वह वैल्यू कितना होता था? शून्य होता था, जीरो होता था। वैल्यू कितना था? शून्य था। अब आ जाइए हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इस जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। सर सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब भी, सरफेस पर भी का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, सॉरी हर जगह कैपिटल क्यू है, इसको स्मॉल क्यू कर देते हैं ना। क्यू बाई कितना होगा? कैपिटल आर। और अंदर में एवरी पॉइंट पर फील्ड सेम होता है और कांस्टेंट, एंड दैट फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जो कि सरफेस पर होता है, वही चार्ज स्फेरिकल सेल के भीतर में हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो पहला ऑप्शन सुनिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर में जीरो होता है, शून्य होता है। दूसरा कांस्टेंट होता है। तीसरा परिवर्ती होता है, बदलते रहता है, चेंज होता है। और चौथा महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा बी होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा? कांस्टेंट, बी ऑप्शन, कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग? थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन तब तक पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर, विद्युत क्षेत्र में 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन के लिए सर 2.1 इंटू 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। में एक आवेशित कण का अपवाह वेग पूछा है आपसे, ठीक है ना। अपवाह वेग पूछा है, सॉरी अपवाह वेग गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है। Vd इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी Vd जो है मिस्टेक हो गया, 8.4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड है, ये है। और आपसे क्या पूछ रहा है? गतिशीलता। गतिशीलता को किससे दिखाते थे? म्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या करे, अ चार्ज पार्टिकल हैज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दिया हुआ है। उसके बाद क्या गिवन है? इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। और आपसे क्या पूछ रहा है? उसकी मोबिलिटी पूछ रही है। अगर आपको याद होगा तो हम लोग पढ़े थे Vd इज इक्वल टू म्यू इंटू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू मोबिलिटी इंटू ई, अपवाह वेग इज इक्वल टू गतिशीलता गुने विद्युत क्षेत्र। तो बताइए यहां से गतिशीलता बराबर क्या हो जाएगा? Vd बाई ई, Vd बाई ई, और Vd का वैल्यू कितना दिया है? 8.4 इंटू 10⁻⁻4 बटे ई का वैल्यू 2.1 इंटू 10⁻⁻10। बताइए 2.1 ये 4 बार में शायद कैंसिल आउट होगा। 4 गुने 10 के पावर 6 यूनिट आप लोग देख सकते हैं, इसमें हर जगह सेम यूनिट दिया है। तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी, थर्ड का भी ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी करेक्ट है। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? किरचॉफ्स लॉ से है, किरचॉफ्स लॉ से है। किरचॉफ्स लॉ के किरचॉफ्स कितने लॉ दिए थे? 2 लिए थे, एक था केसीएल और एक था केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल कहां पे लगता है? जंक्शन पर लगता है, नोड पर लगता है। और केवीएल कहां पे लगता है? लूप में लगता है। केवीएल किस में लगता है? लूप में लगता है। तो कह रहा है कि किरचॉफ का पास नियम में से किस राशि के संरक्षण के नियम की सीधी परिणति है? मतलब किरचॉफ्स लूप रूल इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? किरचॉफ्स का लूप लॉ किस पर काम करता है? दोनों लॉ पहले देखिए तो किरचॉफ्स का इस तरीके से, अगर कोई करंट आ रहा है और कहीं से करंट जा रहा है, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है, ये करंट लॉ है, इसको नोडल लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ ने कहा था कि टोटल करंट 0 होना चाहिए इस जंक्शन पर। तो अगर पॉजिटिव है I1 प्लस I2, ये I4 है हम लोग का ना, तो जाना निगेटिव है I3 माइनस I4, ये सबका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ये किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
भाई जितने चार्ज एक नोड पर आएंगे उतने ही चार्ज वहां से जाएंगे, ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दूसरा क्या कहता है इनका लूप लॉ, ये तो था कौन सा लॉ, KCL। ये नहीं पूछा हमसे, हमसे क्या पूछा है, KVL। KVL क्या कहता है कि एक लूप में अगर इस तरीके से आपके पास कोई करंट लूप है तो इस लूप में टोटल वोल्टेज का जो सम है, टोटल वोल्टेज का सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। ये किस पर बात करता है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है ये, एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सा प्रिंसिपल पर है बाबू, एनर्जी कंजर्वेशन। दिमाग में रखिएगा, KVL एनर्जी कंजर्वेशन पर है और KCL किस पर है, चार्ज कंजर्वेशन पर है। KCL किस पर है, चार्ज कंजर्वेशन पर है ना, एनर्जी कंजर्वेशन और चार्ज कंजर्वेशन। उसके बाद आ जाइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है ना, फॉर कंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन देखिए तो J इज इक्वल टू गिवन है सिग्मा अपॉन E। सेकेंड ऑप्शन जो है J इज इक्वल टू गिवन है आपको E बाई सिग्मा। थर्ड ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। और फोर्थ ऑप्शन जो आपको दिया है ऑप्शन नंबर D, नन कह रहा है। आप ध्यान अगर देंगे तो ओम्स लॉ, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, J इज इक्वल टू सिग्मा E। सर दिस इज ओम्स लॉ, ये हमारा ओम्स लॉ है। J बराबर सिग्मा E क्या है, इसमें करेक्ट आंसर है, बाकी सब क्या है, गलत है। ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर के लिए क्या सही है, J इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा E। J क्या होता है सर, करेंट डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है ना, सिग्मा इज कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करें एम्पियर का परिपथ नियम इस प्रकार दिया जाता है, एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन एज। फर्स्ट ऑप्शन देखिए H डॉट DL, B कह रहा है B डॉट DL, C कह रहा है B डॉट DL और आपका ऑप्शन नंबर D कह रहा है H डॉट DL। चलिए इक्वल्स टू, सब में पहला वाला में म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, दूसरे वाले में भी म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, थर्ड वाले में म्यू नॉट इंटू जे, फोर्थ वाले में म्यू नॉट इंटू जे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेरे ख्याल से देखते के साथ टिक कर देना चाहिए। ठीक है, कूल मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रोटॉन है 10 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। 10 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें रखा गया है। आप लोग भी अपने अपने पास भाई सीट जरूर देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखने का पर टाइम हमारे पास नहीं है। तो एक प्रोटॉन है 10 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से, सर भी दिया हुआ है 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान क्या होगा। आवेश दिया हुआ है, प्रोटॉन का आवेश आप लोगों को पता भी है, ऐसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। तो आपसे पूछा है कि प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल क्या होगा। और प्रोटॉन इंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक प्रोटॉन जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला का है। ठीक है ना, विथ वेलोसिटी 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है एट राइट एंगल टू द फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इज चार्ज ऑन इज, क्या कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो बताइए F इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे शायद, F बराबर Q × V क्रॉस B। सर Q × V क्रॉस B, एक बात तो आप ध्यान में नहीं दिए भाई, परपेंडिकुलर जा रहा है, थीटा कितना है 90 डिग्री। F इज इक्वल टू, F का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करेंगे तो सर QV कितना होगा, QVB साइन थीटा, QVB इंटू साइन कितना थीटा। अगर QVB साइन थीटा होगा हम लोगों का, तो बोलिए Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, V का वैल्यू 2 × 10⁻7, उसके बाद B का वैल्यू 10 टेस्ला और साइन कितना डिग्री, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू सबको पता होगा मेरे ख्याल से, दैट इज 1, 16 2 32, सर ये तो 3.2 हो गया, 10 टू द पावर कितना -12, अच्छा 7 और एक ये 8, देख लीजिएगा यहाँ कैलकुलेशन आपको करना है बॉस। 10 टू द पावर 7, 7 को है 10 और एक 10 यहाँ पे है, 8 10 हो गए, 10 टू द पावर 8 -19 + 8 दैट इज -11 कितना न्यूटन। आप ऑप्शन चेक कीजिए इनका, 3 × 10 टू द पावर -11 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही ऑप्शन है। चलिए
आगे के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है। कर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द करंट एलिमेंट इज प्रोपोर्शनल टू। किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है r डिस्टेंस पर कोई करंट एलिमेंट के कारण। याद कीजिए बियो सावर्ट लॉ क्या कहता था कि किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किसके प्रोपोर्शनल होता था सर, 1/r²। बाकी चीज बियो सावर्ट लॉ देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिस्टेंस के हमेशा स्क्वायर के रेसिप्रोकल में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। किस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि प्रेरण गुणांक का मात्रक है, दैट मींस द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। पहला ऑप्शन सुनिए हेनरी, दूसरा वेबर, तीसरा न्यूटन, चौथा ओम। तो नहीं हेनरी होगा सर, वेबर नहीं होगा। वेबर किसका होता है? फ्लक्स का। वेबर किसका होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्या होता है? वेबर। न्यूटन किसका होता है सर? फोर्स का। ओम किसका होता है सर? रेसिस्टेंस का। बचा कौन? हेनरी। तो बताइए क्या था हम लोग का? इंडक्टेंस। चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट हमेशा क्या होगा इसका? हेनरी होगा। कौन सा यूनिट होगा? हेनरी। HENRY, हेनरी। कैपिटल H से दिखाते हैं। किसका यूनिट है ये? इंडक्टेंस। किसका यूनिट है? इंडक्टेंस का यूनिट है ना। इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ट्रांसफार्मर इस तरीके से आप लोग देखे होंगे भाई, बहुत लोग बनाए भी होंगे, बहुत लोग पूरा इंपॉर्टेंट मान करके इसकी पढ़ाई भी किए होंगे, है ना। ट्रांसफार्मर, इधर फेरों की संख्या N1, इधर फेरों की संख्या N2। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, अंग्रेजी में स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो कब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है? सुनिए, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर रिस्पेक्टिवली N1 एंड N2। देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर में भाई इधर लो चाहिए, इधर क्या चाहिए? हाई चाहिए। अगर इधर हाई चाहिए तो इधर के टर्न्स क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। इधर के टर्न्स क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो सीधा सीधा स्टेप अप के लिए N2 ग्रेटर देन कितना होता है? N1। N2 ग्रेटर देन कितना होता है? N1। याद रखिएगा N2 ग्रेटर देन क्या होता है? N1। N2 ग्रेटर देन N1। ठीक है ना। अरे रहेगा, दिमाग में नहीं रहेगा। स्टेप अप के लिए N2 ग्रेटर देन N1, स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए अगर बात करेंगे तो N1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? N2 होना चाहिए। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जाना है तो शुरू वाला सर वोल्टेज क्या होना चाहिए हम लोग का? सॉरी, शुरू वाला टर्न्स क्या होना चाहिए? ज्यादा और बाद वाला टर्न कम। वोल्टेज घटाना है, टर्न कम बाद वाला। वोल्टेज बढ़ाना है, बाद वाला टर्न क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11? ठीक है, मन लगा के बस आप लोग पढ़ते रहो यार। बहुत घर वाले आप लोग के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, आप लोग बस मन लगा के नहीं पढ़ते हैं, शहर चले आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ आकर के अपना सपना भूल जाते हैं। चलो इमोशनल नहीं कर रहे हैं। अगला चलिए, कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण होता है? सर ये तो क्लास 10 से पढ़ते हैं, ठीक है ना। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑफ द ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई एम द वॉच यू आर, है ना। शायद आप लोग अपने बचपन में सबसे पहला रीम सुने होंगे, पोएम सुने होंगे, इस तरह का लोगों के मुंह से सुने होंगे, ठीक है ना। अपने लिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार क्या होगा? 4 ऑप्शन है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन। सर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन के कारण। क्यों होता है? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन के कारण। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है कि अपवर्तक कोण 8 डिग्री वाला एक प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा ध्यान से इसको दिमाग में रखिएगा। अपवर्तक कोण दिया हुआ है 8 डिग्री, दैट मींस 8 डिग्री ए है। एक पतला प्रिज्म 4 डिग्री का विचलन कोण डेल आपको 4 डिग्री उत्पन्न करता है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछा है, आपसे एन पूछा है। भाई हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर प्रिज्म पतला है, दो फॉर्मूला यहाँ पे, एक मोटा प्रिज्म के लिए और एक पतला प्रिज्म। मेन फॉर्मूला जो था n इज इक्वल टू, सिलेबस में भी इस बार लिखा हुआ है एकदम से सर, ऐसे ही लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू डेल m बाई 2 बाई साइन a बाई कितना 2। और जब प्रिज्म पतला हो जाएगा तो साइन थीटा क्या होता है? थीटा। ये सीधे ये लिखाएगा 2 2 करिएगा और क्या आएगा? डिस 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 डिस। डेल का जो वैल्यू हम लोग का आता है वह डेल का वैल्यू आता है n-1 इंटू a। तो यहाँ पे इस पे काम करेंगे, ठीक है ना, इस पे काम करेंगे। बताओ आपसे क्या पूछा है?
n पूछा है, डेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, n-1 इंटू कितना, ये 8 दिया हुआ है, 4/8 करोगे, इधर आ जाएगा 0.5, इधर क्या हो गया n-1, तो क्या करोगे, n का वैल्यू निकालने के लिए -1 को लेफ्ट साइड में लाओगे, कितना होगा 1.5। तो देखो ना यार, ऑप्शन मिलाओ ना, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन इसका भी, बी ऑप्शन, दैट इज 1.5। वैसे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, SI मात्रा क्या होगा, यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर यूनिट पूछे, बहुत सारा ऑप्शन दे दे भर भर के और एक ऑप्शन देगा नन, तो हमेशा नन के साथ जाना है ना, मोर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे एकदम ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, सब मार करके चले आएंगे, लेकिन कैसा क्वांटिटी है ये, यूनिट लेस क्वांटिटी है। आगे क्वेश्चन बढ़िए, करे दो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं यदि उनमें उत्पन्न तरंगों का, टू लाइट सोर्सेस आर कोहेरेंट व्हेन दे प्रोड्यूस वेव ऑफ, दो लाइट क्या कब कोहेरेंट कहे जाएंगे, तो पहला ऑप्शन सुनिएगा, इक्वल वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ सेम होना चाहिए, होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, इक्वल वेवलेंथ होना चाहिए। इक्वल वेवलेंथ होगा तो ही फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। अब सर v तो 3 × 10⁻⁴ कितना होता है लाइट का, 8। अब बताइए न्यू और लैम्डा, अगर दो वेव का लैम्डा सेम है तो दो वेव का न्यू भी क्या होगा, तभी सेम हो पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन अभी क्या है, यहीं पे रुक नहीं जाना है, आगे के ऑप्शन, इक्वल वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कहा हमने कि भाई दो लाइट को अगर जाना है तो सेम वेलोसिटी के ज्यादा आएगा तभी वो कोहेरेंट होगा ना, नहीं जाएंगे इसके साथ। इक्वल इंटेंसिटी, बिल्कुल गलत बात है, एक ज्यादा इंटेंस होता है, एक लो इंटेंस हो सकता है भैया, हमको किस से मतलब, इस चीज से मतलब, इंटेंसिटी से मतलब नहीं है। डी ऑप्शन, इक्वल वेवलेंथ विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, इक्वल वेवलेंथ होना चाहिए, इक्वल वेवलेंथ और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है ना बाबू, कांस्टेंट फेज। इक्वल वेवलेंथ की जगह पे आप कह सकते हैं इक्वल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। Which of the following phenomena show that light is transverse wave? लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है, कौन बताता है। पहला ऑप्शन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नहीं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऐसा नहीं दिखाता। दूसरा ऑप्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं बताता है हम लोग को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव बताता है, ट्रांसवर्स वेव को नहीं बताता है। तीसरा ऑप्शन पोलराइजेशन, बिल्कुल सही बात है, पोलराइजेशन क्या बताएगा कि कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। कैसा वेव है, शुरू में हम लोग क्या बोले कि लाइट के पास कर्पस्कल थ्योरी है, पार्टिकल थ्योरी है, लाइट पार्टिकल है। फिर भाई साहब हमारे आ गए यंग लोग, ऐसे लोग आ गए, उन लोगों ने क्या कहा कि नहीं लाइट वेव है। फिर कुछ लोग और आके कि नहीं लाइट वेव है लेकिन लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो भाई लॉन्गिट्यूडनल पर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस सब आ गया, लेकिन जब पोलराइजेशन की बात हुई तो लॉन्गिट्यूडनल बताने में फेल हो गया था। मतलब पोलराइजेशन क्या बताया कि लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। तो पोलराइजेशन जो है वही बताया है कि लाइट कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। ऑप्शन नंबर सी। वैसे ऑप्शन नंबर डी पढ़ा लो, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जी नहीं। चलिए 15th नंबर कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण क्या है। तो सर आइंस्टीन ने क्या कहा था कि अगर कोई भी रेडिएशन पहुंचता है न्यू फ्रीक्वेंसी का तो टोटल एनर्जी कितना लेके आता है, एच न्यू। टोटल एनर्जी एच न्यू में से कुछ भाग फाई नॉट, जो कि क्या, वर्क फंक्शन। याद करो वो दिन किस रूप में यूज करता है, वर्क फंक्शन के रूप में यूज करता है कुछ एनर्जी, है ना। और उसके बाद रिमेनिंग एनर्जी सर किसमें, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर चेक करो, एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नॉट। सर बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। इतना आसान सवाल यार, इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना। कह रहा है कि एक बैक्यूरल समतुल्य है, एक बैक्यूरल इज इक्विवेलेंट टू, बताइए रेडियो एक्टिव डीके। बैक्यूरल किसका यूनिट है। सबसे पहले तो अगर आप आपसे पूछ दें कि बैक्यूरल किसका यूनिट है, तो बैक्यूरल इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बैक्यूरल किसका यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है। रेडियो एक्टिविटी। सर रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, तो हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ है, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिससे स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है एनर्जी का, रेडिएशन हो रहा है। वो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज रेडियो एक्टिव डीके। क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव। और घटना को रेडियो एक्टिविटी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो पूछ रहा है कि अच्छा रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट क्या है? बैक्वेरल। क्या है? बैक्वेरल। याद रखना, बैक्वेरल इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो पूछ रहा है कि एक बैक्वेरल क्या होता है? तो 1 डीके पर सेकेंड को एक बैक्वेरल कहते हैं। 1 डीके पर सेकेंड, 1 डीके पर सेकेंड इज नोन एज 1 बैक्वेरल। ऐसे एक और यूनिट याद होता है बैक्वेरल की जगह पर, एक और यूनिट याद करते हैं क्यूरी, QURI, पियरे क्यूरी के नाम पर मिला है ये यूनिट। किनके? भाई दो लोग थे, एक बैक्वेरल साहब थे जो रेडियो एक्टिविटी को देखे थे, और बाद में मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ठीक है ना। मैडम क्यूरी का घर को हाउस ऑफ नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। मैडम क्यूरी को मिला नोबेल प्राइज, उनके हस्बैंड को मिला नोबेल प्राइज, उनकी बेटी को मिला नोबेल प्राइज, उनके दामाद को मिला नोबेल प्राइज, तो सबको नोबेल प्राइज वहां पे मिला था, तो हाउस ऑफ नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो मैडम क्यूरी जो है उन्होंने क्या बताया है, सॉरी क्यूरी भी है आपका रेडियो एक्टिविटी का यूनिट, और एक क्यूरी बराबर होता है 3.7 गुने 10 के पावर 10 बैक्वेरल। ठीक है, 3.7 गुने 10 के पावर 10 बैक्वेरल को हम लोग कहते हैं क्यूरी। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि क्यूरी क्या है, तो क्यूरी के लिए ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ था 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10, 6 पर सेकेंड या डीके पर सेकेंड, नहीं वो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़िए। करें कि यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय स्थिरांक जो है सर, अंग्रेजी में क्षय स्थिरांक को क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डीके कांस्टेंट। तो किसी पदार्थ का डीके कांस्टेंट दिया हुआ है, डीके कांस्टेंट सर लैम्डा दिया हुआ है। एंड व्हाट इज लैम्डा? पदार्थ का क्षय स्थिरांक प्रति वर्ष, ठीक है ना, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -3 पर ईयर है। कितना है? पर ईयर है। तो उसका अर्धायु क्या होता है? तो भैया सिंपल सा 0.693 बटे लैम्डा, टी हाफ क्या होता है? 0.693। बट इससे आसान क्वेश्चन अब क्या खोज रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन 0 लैम्डा दे दिया और आपसे टी हाफ पूछ रहा है, तो 0.693 बटे 5.3 इंटू 10 टू द पावर -3, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -3। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.13075 इंटू 10 टू द पावर 3, 0.3 अंक राइट साइड में लेके जाओ, 130.75। ऑप्शन चेक करो कितना ईयर। ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो ऑप्शन है पहला 230 वर्ष, नहीं सर ये नहीं होगा, 130.8, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 130.75 है, दैट इज इक्वल टू 130.8 के आसपास है। हम यहां पे चले जाएंगे इसके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे कि एक एएमयू, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक एएमयू इज इक्वल टू कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा एक एएमयू बराबर? तो बताओ एक एएमयू बराबर कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा? तो एक एएमयू जो होता है एक्चुअली मेगा, अगर एएमयू को एनर्जी बदलना है, एक एएमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 होता है, -27 होता है ना। कितना होता है? -27 kg एक एएमयू। तो E बराबर mc स्क्वायर, इतना इंटू 3.3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो सर इतना जूल आएगा। कितना? ये कितना आएगा? जूल आएगा, इतना जूल। और इस जूल को अगर आपको पहले तो मेगा में बदलना है, तो मेगा में बदलने के लिए देखिए क्या कीजिएगा, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg इंटू 3 इंटू 10 टू द 3 का स्क्वायर सर 9 लिख दीजिए, और 10 टू द पावर 16 बटे मेगा में बदलने के लिए 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर -19 से डिवाइड कर दीजिए। जब इन सब कामों को आप करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है वह आता है 931। कितना? 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद भी रख सकते हैं कि एक एएमयू कितना होता है? 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। एक एएमयू बराबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ये कहां से आया अब सर? तो ई एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है एन टाइप अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज, जब डोपेंट एटम कौन होता है? अरे पेंटावैलेंट यार। एन टाइप में कौन मेजोरिटी? कौन मेजोरिटी बोलो? मेजोरिटी कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कैरियर कौन होंगे? होल। मेजोरिटी कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन होना है तो ग्रुप 15 से एलिमेंट लाना होगा ना, और ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेंटावैलेंट ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। ठीक है, आज के ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर बाकी पर काम करेंगे, या फिर आज हम एक फिल इन द ब्लैंक करा दें। चलिए बता देते हैं करना क्या है उसमें। ठीक है,
20 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सार्वत्रिक तर्क द्वार है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन है? नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट। आंसर क्या होगा? नैंड गेट। याद रखिएगा, नैंड गेट कैसा गेट है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नैंड गेट और नॉर गेट, दो गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं, लेकिन नॉर गेट इसमें नहीं दिया हुआ है, नॉर गेट नहीं दिया, केवल नैंड गेट ऑप्शन में है। क्यों यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं नैंड को? तो नैंड को हम लोग इसलिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं क्योंकि नैंड का यूज करके हम दुनिया के सारे लॉजिक गेट को बना सकते हैं, सारे लॉजिक गेट को बना सकते हैं, चाहे वो नॉट हो, चाहे एंड हो, चाहे और हो, चाहे जॉर हो, चाहे एक्सॉर हो, चाहे एक्सनॉर हो, कोई भी लॉजिक गेट, चाहे खुद एंड हो, खुद नैंड हो, नैंड को भी, नैंड तो है ही है वो अपने, उसको भी बनाया जा सकता है ना। अच्छा ठीक है, तो लॉजिक गेट का यूज करके हम लोग, किसका लॉजिक गेट का? नैंड का यूज करके, नैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब आ जाइए थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स पर जल्दी जल्दी चलिए। तो 21 नंबर क्या कहता है? 21 नंबर कह रहा है कि मुक्त अवस्था में उपलब्ध इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे कम मूल्य है, मतलब खाली स्थान इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट। सर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, आगे क्या लग जाएगा? माइनस, अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो सिर्फ 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कह रहा है कि विद्युत धारा एक राशि है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ये टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग के लेवल में कैसा क्वांटिटी रहेगा? स्केलर। ये वेक्टर नहीं है, बस सत्य डायरेक्शन है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। 23 नंबर पर चलिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। अभी एक क्वेश्चन दिया था यार चुंबकीय क्षेत्र पर, वो जो फोर्स निकालना था, है ना? तो टेस्ला क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? टेस्ला। 24 कह रहा है कि स्वप्रेरण की जड़ता के रूप में जाना जाता है। सेल्फ इंडक्शन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? कोई भी लूप क्या करता है भाई? अपने अंदर से नहीं चाहता है कि करंट हमारे अंदर से चेंज हो, अगर उससे करंट चेंज होने लगता है तो वो ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है, और ईएमएफ इंड्यूस करके उसका क्या करता है? विरोध करता है, जो कि लेंस लॉ भी था ना, विरोध करता है। तो जो ये है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। 25 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल के बराबर है? अरे यार 1.6 इंटू 10 पावर, बोलो 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 बोलो, माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, नाभिक से एक न्यूक्लियन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद लास्ट 27 आज का क्वेश्चन है कि खाली स्थान तापमान पर एक आंतरिक अर्धचालक एक परिपूर्ण इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक परफेक्ट इंसुलेटर। तो किस टेम्परेचर पर ऐसा होता है? सर 0 केल्विन। 0 केल्विन पर प्योर सेमीकंडक्टर जो है वह इंसुलेटर हो जाता है, काम नहीं करता है। ठीक है बच्चों, मन लगा करके पढ़िए, आप सब मन लगा करके पढ़िए प्लीज। आपके घर वाले आपसे बहुत होप रखते हैं, एग्जाम का टाइम है, फालतू का टाइम वेस्ट मत कीजिए। जितना टाइम अभी सेव कर सकते हैं, जितना टाइम अभी आप अपने स्ट्रैटेजी पर दे सकते हैं, कभी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इधर उधर कुछ भी नहीं करना, हम लोगों को मन लगा करके बस पढ़ाई करना। अभी 2-3 महीना आप खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, लिख करके पढ़ाई कीजिए, एक अच्छे प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर टारगेट कीजिए और मन लगा करके पढ़िए। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, जीते रहिए। चलिए धन्यवाद।